हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हम कूलम्स लॉ के रिलेशन को डिराइव करेंगे, कूलम लॉ का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इन वेक्टर फॉर्म। सो वी नो दैट कि जो कूलम्स लॉ है ये बेसिकली हमें बताता है फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हमें ये बताता है, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। और कूलम लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यहाँ पर Q1 Q2 जो है वो चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस हैं, और R इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। सो K इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इसे हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सो ये दो चार्जेस के बीच के जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम कूलमिक फोर्स के नाम से भी जानते हैं, ये उसका एक एक्सप्रेशन है, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द permittivity of free space. It is the permittivity of free space. सो ये एक्सप्रेशन हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन आज हमें इस एक्सप्रेशन को लिखना है वेक्टर फॉर्म में, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा, किस तरफ फोर्स एक्ट कर रही है बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सो इसे स्टार्ट करने से पहले हम इस तरह से कुछ अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। लेट सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे दो चार्जेस Q1 Q2, दीज आर द पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 charges, and here R1 is a position vector for the charge Q1, and R2 is the position vector for charge Q2. This is some origin or some reference point, and यहाँ पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि जा रहा है और ये लीड कर रहा है Q1 से Q2 की तरफ। इसे हम लिखेंगे R12 से, इट इज़ R12 वेक्टर। सो मैं R12 को स्पेसिफाई कर देता हूँ। सो दिस इज अ वेक्टर leading from Q1 to Q2। यहाँ पर आप एक बात सपोज कर लेंगे कि अभी हमने जो Q1 एंड Q2 कंसीडर किए हैं, लेट सपोज लेट दे बोथ आर पॉजिटिव, दे बोथ आर पॉजिटिव। आप यहाँ पर नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं और पॉजिटिव भी कंसीडर करते हैं। हमने अपनी डेरिवेशन में इसको लेट सपोज दोनों को पॉजिटिव चार्जेस कंसीडर किया हुआ है। So R1 is the position vector that is specifying the position of the charge Q1 here, and R2 is the position vector for second one, and R12 is a vector leading from Q1 to Q2. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम R12 के लिए पहले वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी यूज़ द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो हमारे पास ये जो R1 वेक्टर है और R12 वेक्टर है, दीज टू वेक्टर्स आर इन ऑर्डर। ओके, ऑर्डर मीन्स व्हेन टेल ऑफ वन वेक्टर इज coinciding with the head of one vector। तो R1 का जो हेड है, it is coinciding with tail of R12। So both of these are in order। So using triangle law we can write the expression for R12। Using triangle law we get R1 vector plus R12 vector is equal to R2 vector, and we get the value for R12। So R12 की वैल्यू हमारे पास आ रही है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। हम इसे इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, बोथ आर पॉइंट चार्जेस, एंड इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और दोनों को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, तो ऑब्वियसली दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि Q1 के ऊपर Q2 की वजह से फोर्स कहाँ को और किस डायरेक्शन की तरफ लग रही है। सो स्टूडेंट्स, कूलम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है, and means the coulombic force act along the line joining the two charges। So this line is basically that R12 vector is basically joining these two vectors, these two charges Q1 and Q2। So अगर मैं Q1 को ऑब्जर्व करूँ, Q1 भी पॉजिटिव है, Q2 भी पॉजिटिव है,
तो मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूँ F12। फ्रेंड्स F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। तो Q1 चार्ज को Q2 चार्ज रिपल्शन कर रहा होगा, यहाँ इनके बीच में होगी रिपल्शन, सो Q1 को Q2 रिपेल कर रहा होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिपल्शन, इस डायरेक्शन की तरफ कुछ उसे रिपेल कर रहा होगा। सो ये हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगा F12 वेक्टर का। हियर F12 इज बेसिकली द फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2। सो दोनों पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली Q2 जो है Q1 को रिपेल कर रहा होगा, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट रिपल्शन। सो जिस तरफ मैंने ये एरो बना के रखा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F12। तो हम यहाँ पर अब F12 का एक्सप्रेशन लिखेंगे। इससे पहले जो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा है उसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट द ओनली द मैग्नीट्यूड। आज हम इसे डायरेक्शन भी देने वाले हैं, जिसे हम कह रहे हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो हियर वी आर गोइंग टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर F12। सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। लेट सपोज कि हमने यहाँ पर दोनों चार्जेस को वैक्यूम या फ्री स्पेस में लेके रखा है, तो इसलिए हम K का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी कैन राइट ओनली 1/4πε0 एज वेल। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस बेसिकली R12, तो इसका मैग्नीट्यूड हम लिख लेते हैं R12 स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, बट हम अभी एक्सप्रेशन लिख रहे हैं F12 के लिए। F12 है फोर्स ऑन Q1 बिकॉज ऑफ Q2। सो ये इसकी डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हमें यहाँ पर एक वेक्टर लगाना होगा, तभी हम कह पाएंगे कि दिस इज द वेक्टर फॉर्म। सो हियर वी राइट द वेक्टर R12 कैप विद द नेगेटिव साइन। इस बात का क्या मतलब है? सो स्टूडेंट्स, दिस इज R12 वेक्टर। वी नो दैट यूनिट वेक्टर R12 का डायरेक्शन लाइक R12 कैप, R12 वेक्टर और R12 कैप, बिकॉज R12 कैप जो है वो R12 वेक्टर से ही बना है। दिस इज ए यूनिट वेक्टर R12। तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो R12 की होगी, लेकिन अभी यहाँ पर Q1 चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो R12 वेक्टर के अपोजिट लग रहा है, इस तरफ को लग रहा है ऐसे, बिकॉज R12 इज इन दिस डायरेक्शन। ये हमारे R12 की डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली R12 कैप की भी यही होगी। बट अभी जिस फोर्स के लिए हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं वो है F12, एंड दैट फोर्स F12 इज अपोजिट ऑफ R12 कैप। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एक साइन लगाया है, दैट इज -R12। दिस इज यूनिट वेक्टर, सो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन से हमारे फोर्स एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट गिव्स अस द डायरेक्शन। बट ये हमें डायरेक्शन बता रहा है कि F12 किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, सिमिलरली हम यहाँ पर दूसरी फोर्स के लिए भी एक्सप्रेशन लिख लेंगे, दैट इज F21। एंड F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 बिकॉज ऑफ Q1। अब ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के ऊपर, दोनों के बीच में रिपल्शन है, उस रिपल्शन का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के लिए ही सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। दोनों के ऊपर रिपल्शन लग रहा है। सो F12 का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, फोर्स ऑन द वन बिकॉज ऑफ टू कुछ इस तरफ को है। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं F21 का, मीन्स फोर्स ऑन सेकेंड वन बिकॉज ऑफ फर्स्ट। तो सेकेंड पे पहले की वजह से जो फोर्स लगेगी दैट इज ऑल्सो फोर्स ऑफ रिपल्शन, तो पहले से दूर मीन्स इस तरफ को, मीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21 देयर। सो यहाँ पर हम इसके लिए भी एक्सप्रेशन लिख देंगे इसी तरह से, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर। एंड इस F21 की डायरेक्शन है स्टूडेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ R12 कैप। F12 का डायरेक्शन था -R12 और F21 का डायरेक्शन है इन द डायरेक्शन ऑफ R12 कैप, बिकॉज बोथ आर एक्टिंग अपोजिट। वी हैव टू चार्जेस सिंपली, ये पहला चार्ज ये दूसरा चार्ज, तो दूसरा चार्ज पहले को रिपेल करता है, मीन्स पहला चार्ज कुछ इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दूसरा चार्ज कुछ इस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जिस तरफ दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस तरफ है R12, तो ऑब्वियसली पहले की फोर्स की डायरेक्शन होगी -R12 कैप। सो दीज टू आर द एक्सप्रेशन जो हमने यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 लिखे हैं। दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ
Coulomb's law or the force on these 2 point charges in the vector form. This r12 cap and minus r12 cap are indicating the direction of forces. और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखने पे हमें ये भी पता चलता है कि दैट F12 वेक्टर is negative of F21 vector. Mean this Coulomb law is also following the third law of motion there. Newton's third law को भी ये follow कर रहा है. Also follow Newton's third law. So Coulombic forces are acting equal in magnitude but opposite in direction. So इस तरह से हम Coulomb law को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. सिमिलरली हमारे पास और भी तरीके हैं कूलम लॉ को राइट करने के. हम और तरह से भी कूलम लॉ को एक्सप्रेस कर सकते हैं वेक्टर फॉर्म में. एज अभी हमने ऊपर एक एक्सप्रेशन लिखा है F21 वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर एंड दैट R12 कैप इज बेसिकली गिविंग द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स. सो ऊपर हमने R12 का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट किया था यूजिंग दैट ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो वील राइट दिस एक्सप्रेशन. एक और फॉर्म इसकी कुछ ऐसे लिखी जा सकती है. हम यहाँ पर R12 की जगह राइट कर सकते हैं R2 माइनस R1. कुछ इस फॉर्म में भी अपने R12 को लिखा जा सकता है. मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड लगा दिया है. एज वी नो दैट दिस R12 इज इक्वल टू R2 माइनस R1. स्टूडेंट्स हमने R12 की जगह नीचे लिखा R2 माइनस R1. वी आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड देयर. अब हमें यहाँ डायरेक्शन भी शो करना है तो हम डायरेक्शन लिख देंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब कि वी हैव समथिंग जो हमें यहाँ फोर्स की डायरेक्शन को भी एक्सप्रेस करे. तो जो F21 था, F21 वाज बेसिकली इन द डायरेक्शन ऑफ R12. ये पार्टिकल 2 पे चार्ज 2 पे फोर्स लग रहा था इस तरफ, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ R12. और R12 का वैल्यू है R2 माइनस R1. तो ऑब्वियसली R2 माइनस R1 भी R12 की ही डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है. तो हमने यहाँ पर ऊपर लिखा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर. सो ये टर्म यहाँ पर एक आई है और तो इसे कंपनसेट करने के लिए वी ऑल्सो हैव अ टर्म इन द डिनोमिनेटर. इस वजह से यहाँ पर क्यूब एक्सप्रेशन में आ रहा है. ऊपर वाले एक्सप्रेशन में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में आपको ये टर्म तो दिख रही है लेकिन ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है. लेकिन यहाँ ये यूनिट वेक्टर नहीं है, इट इज़ सिंपली अ R12 वेक्टर. तो उसे कंपनसेट करने के लिए वी हैव क्यूब इन द डिनोमिनेटर देयर. अब यहाँ पर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में मीन्स अवर मैग्नीट्यूड इज स्टिल द सेम जो कि इक्वेशन थर्ड या इक्वेशन सेकेंड में है. बट ऑल्सो ये एक्सप्रेशन हमें डायरेक्शन भी दिखा रहा है. सो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ फॉर्म फॉर द कूलम्स लॉ. सिमिलरली आप F12 को भी इस सेंस में लिख सकते हो बट वहाँ पर आपको नेगेटिव डालना पड़ेगा बिकॉज F12 इज नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर. So Coulomb law is also in accordance with this third law of motion and Coulomb law की कुछ important points हैं like this is a central law and means that the force between the particles is acting along the line joining the particles there. And second, it follow inverse square law. And second other point, force between 2 point charges has spherical symmetry. So these are some of the important points regarding to Coulomb's law. This law is valid when you consider charges at rest. So ये कुछ important points हैं जो जब follow होंगे तो ही Coulomb's law valid हो पाएगा. So these two and this, let's suppose इसे मैं fourth देता हूँ, second, third, fourth, all of these expressions are basically indicating the Coulomb's law in vector form. Thank you.